हेलो स्टूडेंट्स, 11वीं क्लास के छात्र इकोनॉमिक्स के छात्रों का इस ऑनलाइन एजुकेशन ग्रुप में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, ये ऑनलाइन ग्रुप भी आप ही के लिए बनाया गया है ताकि हम घर बैठे आपको शिक्षा देते रहें। पिछली वीडियोज में मैंने आपको आपकी इकोनॉमिक्स की बुक का पहला चैप्टर में सांख्यिकी नामक टिप्पणी नामक पर सांख्यिकी के बारे में बता रहे हैं। सांख्यिकी कल की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको सांख्यिकी की सीमाएं बताई थी और आज का हमारी चर्चा रहेगी सांख्यिकी आर्थिक अर्थव्यवस्था के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, किसका कितना महत्व है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व, ये हमारा आज का टॉपिक है। बहुत इस टॉपिक पर ध्यान से देखना। नंबर 1 क्या महत्व है? नंबर 1 आर्थिक समस्याओं की परिणात्मक अभिव्यक्ति। जो सांख्यिकी है वो जो भी समस्या उसकी तथ्यों में, अंकों में परिणात्मक अभिव्यक्ति करती है। हम किसी समस्या का जिक्र करें, यदि हम ये कहें कि भारत में बेरोजगारी है, लेकिन कितनी बेरोजगारी है, 18% है, 20% है, 80% है, ये अभिव्यक्ति हमारी सांख्यिकी करवाएगी। पीछे 1990 में कितनी थी, 2000 में कितनी % बेरोजगारी कम हुई या वृद्धि हुई, ये बातें हमें जो परिणात्मक अभिव्यक्ति है समस्याओं की, वो हमें इकोनॉमिक्स करवाती है, वो हमें इकोनॉमिक्स में सांख्यिकी करवाती है। तो ये सबसे पहले हमारा अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के महत्व में ये आता है कि आर्थिक समस्याओं की परिणात्मक अभिव्यक्ति करने के लिए इसका अर्थशास्त्र में, सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में गहरा महत्व है। नंबर 2 अंतर क्षेत्रीय व अंतर समय तुलनाएं। यह 2 चीजें दी हैं। नंबर 1 अंतर क्षेत्रीय, पहले हम अंतर क्षेत्रीय पर बात कर लेते हैं। अंतर का मतलब 2 अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों की तुलना करने में। अलग क्षेत्र जैसे पंजाब, हरियाणा, 2 क्षेत्र हो गए। इन दोनों क्षेत्रों में पंजाब में कितने % वृद्धि हुई है, हरियाणा में कितने % वृद्धि हुई है, इस पर हम तुलना कर सकते हैं। तमिलनाडु में, केरल में, तमिलनाडु में कितनी % पैदावार बढ़ी, तमिलनाडु में कितने % पैदावार बढ़ी। इस प्रकार 2 क्षेत्रों की तुलना करना, वो भी हम अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के माध्यम से कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि संख्यात्मक अभिव्यक्ति अर्थशास्त्र ने ही देनी है, सांख्यिकी ने ही देनी है। तो रास्ते में सांख्यिकी की जो संख्यात्मक अभिव्यक्ति क्या है, जैसे कि इसमें 15% हुई और इसमें केरल में 15% है, तमिलनाडु में 20% है, अंतर 5% है। तो इस प्रकार हम देखेंगे अंतर क्षेत्रीय के साथ साथ ये अंतर समय भी तुलनाएं करता है, उसमें भी सहायक है, बड़ा महत्व है। सांख्यिकी ये एक समय से दूसरे समय में तुलना करने में भी बड़ी सहायता करता है। इकोनॉमिक्स में यदि हम ये पढ़ना चाहें या ये अर्थव्यवस्था में ये पढ़ना चाहें कि 1990 से 2000 के बीच में बेरोजगारी बढ़ी है या घटी है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि 1990 में बेरोजगारी कितनी थी और 2000 में, 2002 या 2000 में जनसंख्या कितनी वृद्धि हुई, बेरोजगारी कितनी वृद्धि हुई। इन दोनों के अंदर डिफरेंस जानेंगे। तो इस प्रकार जो हमारी सांख्यिकी है वो अंतर क्षेत्रीय, अंतर समय दोनों तुलना करने में बड़ा महत्व रखती है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट इसका है कारण परिणाम का संबंध याद करना। हम सांख्यिकी के कारण ही
किसी आर्थिक क्रिया में या किसी देश की अर्थशास्त्र की सांख्यिकी के कारण ही हम उनमें अंतर कारण और परिणाम में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मांग बढ़ने से कीमतें घट गई, ये परिणाम हमें निकला। हमें कारण क्या था? परिणाम निकला कि हमारी कीमतें बढ़ गई। फिर हम ये सोचे कि किस वजह से बढ़ी, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण रहा मांग। तो हम उसके लिए फिर उन वस्तुओं की, जिन वस्तुओं की मांग बढ़ी है, उनकी पूर्ति अधिक करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार हम जो सांख्यिकी है, ये अर्थशास्त्र में कारण और परिणाम का संबंध जानने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट आपका आर्थिक सिद्धांतों या मॉडलों का निर्माण। बच्चों, सांख्यिकी है वो आर्थिक सिद्धांतों और मॉडल निर्माण करने में बड़ी सहायक है। आर्थिक सिद्धांत जितने भी अर्थशास्त्र के सिद्धांत है, मांग बढ़ने पर कीमत बढ़ेगी, मांग घटने पर कीमत घटेगी, ये सिद्धांत कैसे बना? ये भी सांख्यिकी के कारण बना। क्यों? कि सांख्यिकी ही तो बताएगी कि कितने % मांग बढ़ने से कितने % कीमत घटी और कितने % मांग गिरने से कितने % कीमत घटी। तो इसे जो सिद्धांत बनेंगे या कोई मॉडल का निर्माण होगा, वो उसमें सांख्यिकी अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जो अगला है वो आपका आर्थिक भविष्यवाणी। पहले भी हमने एक बात बताया था आपको कि सांख्यिकी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है अर्थशास्त्र में, इस बात का कि भविष्यवाणी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पता है कि इस बार हमारी पैदावार पिछले साल से 50% बढ़ी है, तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि फला फसल है, जैसे मान लिया प्याज की फसल पिछले साल की अपेक्षा 50% अधिक हुई है, तो हम कह सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इसके रेट में कमी आएगी। और यदि किन्हीं नुकसान की वजह से, किसी कारण से किसान की फसल खराब हो जाती है और वो पिछली बार की अपेक्षा कम पैदा होती है, तो हम कह देंगे कि आने वाले समय में इस फसल के रेट बढ़ने की उम्मीद है। तो इस पर वो कितने बढ़ने की उम्मीद है, ये हमें सांख्यिकी ही बताएगी। कितने % पैदावार कमी आई तो उसके रेट कितने % बढ़ने की उम्मीद है, ये हमें सांख्यिकी बताएगी। इसके बाद अगला है आपका आर्थिक नीतियों का निर्माण करना। सरकार जितने भी नीतियां बनाती है, देश के लिए कल्याणकारी नीति हो या किसी प्रकार की नीति हो, कारखानों के लिए, फर्म के लिए, उद्योगों के लिए, जिम्मेदारों के लिए या किसी व्यापारी के लिए, तो नीतियों का निर्माण करते समय विशेष ध्यान रखती है कि किसको कितना फायदा देना है। यदि गरीब किसान है, उनके लिए क्या नीति रहेंगी, अमीरों के लिए क्या रहेंगी, जो निम्न श्रेणी के व्यापारी हैं उनके लिए कितने % सब्सिडी देनी है, जो ज़्यादा बड़े व्यापारी हैं उन पर कितना टैक्स लगाना है। टैक्स और की नीति है और सब्सिडी की नीति है, ये भी सरकार इन नीतियों का निर्धारण पूरी अर्थव्यवस्था में आर्थिक नीतियों का निर्धारण सांख्यिकी के महत्वपूर्ण योगदान के आधार पर ही अर्थव्यवस्था में लगाया जाता है। हम देखते हैं अर्थव्यवस्था में सरकार यदि कोई भी नीति बनाना चाहेगी तो उसको संख्यात्मक आंकड़े चाहिएंगे उस क्षेत्र के। जिस क्षेत्र को सब्सिडी देना चाहती है उस क्षेत्र देखेंगे इसका उत्पादन कितना कम है, क्यों है, किन कारण से है, उनके आंकड़े चाहिए। जिस क्षेत्र पर टैक्स लगाना चाहते हो वो देखिए कि इस पर टैक्स कितने इनकम वालों पर कितना टैक्स लगाए, किस दिन इनकम वालों पर टैक्स लगाए। संख्यात्मक आंकड़ों को सांख्यिकी कहते हैं, इसलिए संख्यात्मक आंकड़े सांख्यिकी का विशेष योगदान है। तो बच्चों ज्यादा अगला है आपका आर्थिक संतुलन। आर्थिक संतुलन करने में भी सांख्यिकी का विशेष योगदान है। जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको, सरकार आर्थिक संतुलन करने के लिए जिन वस्तुओं की मांग बहुत ज़्यादा है उन पर ज़्यादा कर लगा करके इसको कम कर सकती है, उसकी मांग को, और जिनकी वस्तुओं की डिमांड नहीं है, प्रोत्साहित नहीं है जिन लोगों को, उनको प्रोत्साहन दे सकती है, सब्सिडीज वगैरह दे सकती है। यानी जितनी भी जिस प्रकार का अर्थव्यवस्था में अव्यवस्थित तरीका है उसको संतुलित करने के लिए सरकार नीतियाँ बनाती हैं और उसका संतुलन
सांख्यिकी बड़ा विशेष योगदान देती है, क्योंकि सांख्यिकी के आधार पर ही हम पता लगा सकते हैं कि फलां क्षेत्र में इतने परसेंट बढ़ रहा है, फलां क्षेत्र इतने परसेंट घट रहा है। उनमें फिर सरकार उन आंकड़ों के आधार पर ही, आंकड़ों को देखकर ही सरकार नीतियां बनाकर आर्थिक संतुलन पैदा करती है। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने सीखा कि सांख्यिकी का क्या महत्व है, और ये आपका पहला चैप्टर +1 का आखिरी टॉपिक था। पूरे ध्यान से आपने इस पाठ को सीखना है, कोशिश करनी है। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है। मैं इतना अच्छा तो नहीं करा सकता, लेकिन फिर भी अच्छी कोशिश की है। आप लोग इस बात को मुझे कमेंट करके बताएंगे, और वीडियोस देखते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।